नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रथ चक्र। दिल छूने वाली कहानी है। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि परिवार ऐसे होते हैं। रथ चक्र 3 पीढ़ियों की ऐसी कहानी है जिसमें दादा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसके नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रथ चक्र का पहिया घूमता रहता है और उनका बड़ा पोता युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है। उसके बच्चों और भाभी का भार छोटे भाई के कंधों पर आ पड़ता है। 3 पीढ़ियों द्वारा लगाए गए फलों के पेड़ों से तुलना करते हुए कहानी का नायक रूपक बांधता है कि अब पौधे मुझे रोपने हैं, अर्थात बड़े भाई के बच्चों का पालन पोषण अब मुझे ही करना है। आशा का तार हाथ में पकड़े पूरे विश्वास के साथ कहानी का प्रत्येक पात्र अपने कर्तव्य में जुटा रहता है। यहाँ जिस सरलता और सच्चाई से कर्तव्य निष्ठा का निर्वाह किया गया है वह सचमुच अनुकरणीय है। चलो कहानी में आज सुनाती हूँ आपको। पीली पीली धूप बिखरने लगती है। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही हैं। धुंधलके के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ यहाँ अपने घर। यहाँ के कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलक बिलक कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा जब अनायास याद आते हैं तो अजीब सी सिरहन होती है और मैं कांप उठता हूँ। आज भी मैं जब तब कनू के बराबर था। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे, एक भी शब्द बोल नहीं पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए ही जा रही थी। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल न पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते, बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगा दिखा दिया था। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा। पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी रकम वसूल करने से भी वे चूके न थे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे। किसी ने अपने बगल की हमारी जमीन ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे। कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे, हम छोटे थे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को खेत से लौटते समय मुझसे बोले, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो क्या काम देख लेगा? मेरी समझ में बात नहीं आई। भैया पढ़ने जाएं ये ठीक है, लेकिन अब घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तो सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना बाबा बूढ़े हो गए हैं, इतना बड़ा कारोबार है, उनसे दुकान में अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसूट करने में कसर नहीं छोड़ते। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। वे उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सकें। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख लिया कर। छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूंगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर काम में डूब गए थे
बाबा न दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी कमी न आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती, बाबा उसी तरह उन पर पैसा लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकम दान दी जाती थी जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। आंखों में प्रसन्नता के आंसू किसके छलके। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ खर्च करते मुझे किसी ने नहीं देखा था। दोनों बच्चे होनहार निकल गए हों, मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, बाबा जब तक दोहराते रहते। आस पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाना शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौध लाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत करवा पुताई करवा दी। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बना दिया। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। बाबा कहते थे, अरे इनके फलने फूलने तक मैं जिंदा भी न रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। नरेंद्र यानी इनके पिता। आंगन के आगे लगे माल्टों की पौध वही लाया था चौबटिया से। अब फलने लगे हैं। इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। बड़े भैया फौज में चले गए, उनकी पदोन्नति होती गई। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इस बीच बाबा भी चल बसे। घर में केवल माँ रह गई थी, अकेली। पिछली बार घर आने पर मैंने बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके देवताओं के पास रख दिया। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने माँ से पूछा था। माँ बोली, तो कहाँ जाऊं? तपन का कोई भरोसा नहीं। तपन यानी इसका बड़ा भाई। आज यहाँ तो कल वहाँ। तू शादी करता नहीं। मुझे तो ये डांडे पहाड़ी अच्छे लगते हैं। रे जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यहीं बीत जाएं। बस इतनी ही इच्छा है। माँ, तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी। कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह जाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी। पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता न था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। वहाँ की जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ की ओर से पत्र मिला था। तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है। तपन को भी लिख दिया है, वह भी आएगा। चैत में शादी होगी। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसूर की तरफ कहीं। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे। सारी रात वे सो नहीं सके। घर की, बाहर की, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए। अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतारकर मुझे दे गए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले। बोले, इससे दिल कमजोर हो जाता है। जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। जीतू, तू बहुत कमजोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे। 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे। बंगला नुमा नया मकान बनवाएंगे। जब ट्रेन चलने लगी
तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती, भारतीय सेनाएं मुक्ति वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। भैया की किस जगह तभी एक रात तार मिला। लिखा था, मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। यह वज्रपात असह्य था। हम लोगों के लिए माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। घर में माँ के पास कौन कौन था? तपस्वी ने तो अब आने को लिखा था। चैत में लगन तय कर लिया था। माँ सुबह सुबह का रोने लगी थी। माँ, तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए। लो भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ चुप हो गई। अपनी होने वाली चांसी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जो बाबा ने लगवाए थे। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वे लगा गए थे, वे भी अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। कहानी के अंत में क्या हुआ? दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे हैं जो अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाए थे। अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इसे परिवार कहते हैं। परिवार ऐसे होने चाहिए जो अपने भाई के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी, अपने भाई के किए हुए वादों को उसने निभाया। जो पौधे उसके भाई ने लगाए थे उनकी अब देखभाल वो करेगा। राधे राधे।